हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की जो मेथड्स हैं इनको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, बेसिकली ये जो मेथड है वो मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने वाले हैं वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ पर डेप्रिसिएशन लगाया है और कौन से मेथड से लगाया, मतलब आप कितना अमाउंट डेप्रिसिएशन के नाम पे एलोकेट करा रहे हैं। तो ये जो कितना अमाउंट है ना वो आप किस बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं, वो बेसिस ही क्या कहलाता है, आपका मेथड। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो एसेट्स है, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी है और इस प्लांट एंड मशीनरी में 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाऊंगी, तो ये 10,000 का डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो हर बार मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करने वाली हूँ, ये 10,000 किस बेसिस पे मैंने किया, तो ये जो बेसिस है ना वही हमारा क्या कहलाता है, मेथड कहलाता है। तो एक एप्रोप्रिएट मेथड को डिसाइड करने के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ कि आपके एसेट्स का टाइप क्या है, टाइप ऑफ एसेट्स क्या है, जो आप एसेट्स जिस पे डेप्रिसिएशन लगाने जा रहे हैं उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, नेचर ऑफ यूज़ ऑफ द एसेट्स कैसी है, और आपके बिजनेस की सर्कमस्टांसेस कैसी हैं। तो किस एसेट्स पे लगने वाला है, एसेट्स किस तरह यूज़ की जाती है, और जिस बिज़नेस कंसर्न की हम बात करें जहाँ पे वो एसेट्स है वो बिज़नेस कंसर्न की सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। इन तीनों बातों को फोकस में रख के, इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए तब हम मेथड डिसाइड करते हैं, तब हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी तरह से हम अमाउंट को एलोकेट कराएं, मतलब डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम कौन सा सेलेक्ट करें। ये चीज़ के लिए हमें इन तीन बातों को ध्यान रखना होता है। वहीं पे अगर हम बात करें हमारे स्टैंडर्ड्स की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ने कहा कि अगर आपने एक बार कोई मेथड अडॉप्ट कर लिया, कि आपने कहा कि हम अपने डेप्रिसिएशन का अमाउंट इतना चार्ज करेंगे और इस बेसिस पे हम ये अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, अगर आपने ये अमाउंट जो फिक्स किया या जो भी आपने मेथड डिसाइड किया, अगर आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया तो आपको वही मेथड कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ता है। मतलब हर ईयर आप वही मेथड अडॉप्ट करेंगे, सब्जेक्ट टू कि अगर आप अपना मेथड चेंज करना चाह रहे हैं ना तो कोई ना कोई स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए। अब ये स्पेसिफिक रीज़न क्या होगा वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में स्पेसिफिकली दिया गया है कि अगर ये कंडीशंस हैं तो ही आप अपने मेथड्स को चेंज करेंगे, और अगर अपने मेथड्स को चेंज करेंगे तो आप उसका पूरा डिफरेंस बताएंगे कि मेथड को चेंज करने के बाद क्या इम्पैक्ट आया है क्या नहीं है, वो सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। इट मीन्स कि एक बार जब आप मेथड अडॉप्ट करने जा रहे हैं ना तो बहुत ही ध्यान से और सही मेथड को सेलेक्ट करना होता है। क्लियर है? तो अब बात करते हैं कि आखिर मेथड हैं कितने, कि हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा वाला मेथड हमें अडॉप्ट करें। तो बेसिकली हमारे यहाँ इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या इनकम टैक्स है, इन सब के बेसिस पे जो बात कही गई और जो प्रैक्टिस में है ना, वो सिर्फ 2 मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इसे हम कहते हैं SLM मेथड और WDV मेथड। तो ये 2 मेथड हमारे इंडिया में ज़्यादा प्रैक्टिस में रखे जा गए हैं और इन्हीं के बेसिस पे डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है। तो अब हम एक एक मेथड्स को यहाँ पे समझेंगे कि कौन सा मेथड क्या है। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड्स की। स्ट्रेट लाइन मेथड को जब हम क्लियर करेंगे ना तो डेप्रिसिएशन, चूँकि हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, पर एक परसेप्शन है जो आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, परसेप्शन क्या है कि हमने डेप्रिसिएशन के बारे में क्या समझा हुआ है। हमने ये समझा कि भाई जो भी आपका मशीन का खर्चा है, आपने जो मशीन खरीदी है उस मशीन के खर्चे को एक बार में आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा सकते, क्योंकि पैसा तो एक बार में गया, और अगर आपने वही पूरा पैसा एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया तो आपको बहुत लॉस होगा। और गलत ये भी इसलिए भी है क्योंकि उस जो एसेट्स आपने खरीदा है उसका फ़ायदा आपको बहुत सालों तक मिलेगा, तो उसमें लगने वाले पैसे और खर्चे को एक बार में आप कैसे दिखा सकते हैं। जब फ़ायदा बहुत बार मिलेगा तो उसके खर्चे को भी हमें उतने ही टाइम पीरियड तक दिखाना चाहिए, इसीलिए हमने एलोकेट करना सीखा था। इज इट क्लियर? अब हमने डेप्रिसिएशन के बारे में एक चीज़ और समझी थी कि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। बेसिकली यही इंपॉर्टेंट परसेप्शन है जो हमें समझना ज़रूरी है। नॉन कैश का मतलब क्या हुआ, आप एक्चुअली जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ना तो आप एक साइड अपना रेवेन्यू दिखा रहे हैं कि भाई हमें इतनी इनकम हो रही है, फिर आप दिखाते हैं कि हमें इतने खर्चे हो रहे हैं। अब उस खर्चे में आप डेप्रिसिएशन भी दिखाते हैं, पर क्या वाकई में आपका खर्चा हुआ है डेप्रिसिएशन के नाम पे? क्योंकि खर्चा तो एक बार हो चुका है। अब उस खर्चे को आप 5वें साल, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर, जितनी भी लाइफ है उतने साल हर बार दिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो क्या वाकई में थोड़ा थोड़ा करके हर साल खर्चा हो रहा है? नहीं, खर्चा तो एक बार हो चुका है। अब उस खर्चे को आप मिटिगेट करा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करा रहे हैं।
है ना। तो इसका मतलब एक्चुअली कोई खर्चा होता नहीं है। अगर मैंने कहा, मान लीजिए मैंने पिछले साल मशीन खरीदी थी और हम सेकेंड ईयर में हैं और मैं कह रही हूँ कि हम अपने डेप्रिसिएशन के नाम पे 20,000 रुपये दिखा रहे हैं, तो क्या इस सेकेंड ईयर में 20,000 हमने वाकई में कोई खर्चा किया है? नहीं, खर्चा तो हमने पहले साल कर चुका है। हम सिर्फ 20,000 दिखा रहे हैं खर्चा। तो जब हम अपने इनकम में कहते हैं कि मेरी इनकम में 1,00,000 इनकम हुई और हम एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन के नाम पे 20,000 दिखा रहे हैं, तो हमने अपना प्रॉफिट कितना दिखाया? 80,000। 1,00,000 की इनकम में 20,000 का खर्चा, 80,000 का प्रॉफिट। पर रियली बताइए, क्या वाकई में 20,000 का खर्चा हुआ है? क्या वाकई में कोई कैश आपके पास से गई है? आपके पास एक्चुअली 1,00,000 की इनकम 1,00,000 की ही है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्लियर है। तो कई बार जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग्स या हम कई चीज़ें फाइनेंशियल्स में जाते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस में, कैश तो कुछ हुआ ही नहीं उसमें। क्लियर है। तो एक चीज़ तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान में रखना है कि इसमें वाकई में कोई खर्चा नहीं होता, सिर्फ हम राइट ऑफ करा रहे हैं। खर्चा जो हो चुका है उसको थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करा रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि ये जो आप खर्चा ले जा रहे हैं ना, ये एक्चुअली आप कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि 1,00,000 का इनकम था और अब मेरे पास प्रॉफिट 80,000 का बचा, 20,000 मेरा खर्चा हो गया डेप्रिसिएशन के नाम पे, तो मैं प्रॉफिट अपनी हर बैलेंस शीट में दिखाऊंगी कितना? 80,000 का ही प्रॉफिट तो दिखाऊंगी। इसका मतलब मेरा प्रॉफिट अगर 80,000 है तो 20,000 कहाँ गया? खर्चा तो हुआ नहीं था। तो 20,000 मैंने कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखा है। तो हर बार इसी तरह अगर मैं प्रॉफिट से कुछ पैसा इकट्ठा करके रख रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये पैसा एक्युमुलेट होता है, इकट्ठा हो जाता है, और उस पैसे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा से नई मशीन खरीदने के लिए, है ना। तो एक तरफ जहाँ हम कहते हैं कि हमने जो एक बार खर्चा किया था उसी को हम थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर रहे हैं, पर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिए तो एक्चुअली कोई खर्चा वाकई में तो हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर वो पैसा आप बाहर कर रहे हैं तो वो पैसा एक्युमुलेट हो रहा है, जिससे आप नई मशीन खरीद सकते हैं। अगर आप ये दो पॉइंट ध्यान में रखेंगे तब जाके आप WDV मेथड्स में आप अच्छे से इस पॉइंट को समझ पाएंगे। इज इट क्लियर? तो बस माइंड में ये दोनों बात रखना है। परसेप्शन अलग अलग है। एक जगह हम कहते हैं कि हम उस खर्चे को थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करा रहे हैं, राइट ऑफ करा रहे हैं। दूसरी जगह हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो खर्चा तो है ही नहीं है कैश में, तो वो खर्चा नॉर्मली हो ही नहीं रहा है। और तीसरी बात कि हम वो अगर दिखा रहे हैं कि खर्चा है तो कहीं ना कहीं हम उस पैसे को कहीं इकट्ठा कर रहे हैं और उस इकट्ठे पैसे से हम खर्चा कर मतलब बाद में नई मशीन खरीद सकते हैं जब एक हैवी अमाउंट हो जाए। इज इट क्लियर? तो अब हम मेथड में जब हम बात करें SLM और WDV की, तो SLM मेथड क्या होता है? तो देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये मेथड इस एजम्पशन पे बेस्ड होता है कि जो एसेट्स है ना वो उसकी लाइफ जितनी है, तो हमें उसकी लाइफ अगर 10 साल है तो इसका मतलब उस एसेट्स को हम यूज़ भी कितने साल कर सकते हैं? 10 साल। और 10 साल तक वो हमें प्रॉपर बेनिफिट दे रही है। तो ये एजम्पशन इसी बात पे है। ये पूरा SLM मेथड यही मानता है कि कोई एसेट्स अगर आपने परचेज़ की है ना और उसकी लाइफ जितनी है उस लाइफ तक वो एसेट्स उतना ही यूज़ किया जाएगा, मतलब इक्वल यूजेज है। ऐसा नहीं कि पहले साल ज़्यादा यूज़ करेंगे, सेकेंड ईयर उसकी यूजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, थर्ड ईयर और कम हो जाएगी। वो कहता है ऐसा नहीं है, हम उसका जो बेनिफिट है ना वो जितने साल उसकी लाइफ है उतने साल प्रॉपर उतना ही करेंगे, इक्वल यूज़ होना चाहिए। ये मेन एजम्पशन इसी बात पे है और इसीलिए जो हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी रखेंगे वो हर साल इक्वल रखने वाले हैं। क्लियर है? सो द एसेट्स यूनिफॉर्मली डेप्रिशिएट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ एंड द एसेट्स कॉस्ट इज इवनली स्प्रेड ओवर इट्स यूजफुल एंड फंक्शनल लाइफ। क्योंकि हमने कहा कि एसेट्स का इस्तेमाल, अगर एसेट्स की लाइफ 10 साल है तो एसेट 10 साल तक प्रॉपर यूज़ की जाएगी। जो पहले साल जितना यूज़ करेंगे उतना ही हम 10th ईयर भी यूज़ करेंगे, मतलब हर साल उतना ही यूज़ है। इसीलिए जो खर्चा भी है ना उसको भी हम इवन डिवाइड करेंगे कि मतलब अगर पहले साल का अगर 10,000 का खर्चा आएगा तो सेकेंड ईयर का भी 10,000 आएगा, थर्ड ईयर भी 10,000 आएगा, फोर्थ ईयर भी 10,000 आएगा। इस तरह से हम पूरे टोटल खर्चे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ। अगर 10 साल की लाइफ है तो पूरे खर्चे को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट में। 20 साल लाइफ है तो पूरे खर्चे को हम 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बेसिकली यही स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है जितनी यूजफुल लाइफ है ना उतना यूनिफॉर्मली आपको उसके कॉस्ट को उतना ही इक्वल डिवाइड करना है। ठीक है? सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। तो जो अमाउंट होगा डेप्रिसिएशन का वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा कितना रहेगा? इक्वल ही रहेगा। हर साल उतना ही रुपये आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते चले जाएंगे। क्योंकि आप क्या कहते हो, कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का क्या है कि आप इस एसेट्स को कई सालों तक यूज़ करेंगे, बेनिफिट कई सालों तक देगा, तो खर्चा भी इसका कई सालों तक दिखाइए। तो जब बेनिफिट इक्वल है,
क्योंकि एसएलएम कहता है कि बेनिफिट इक्वल है, तो जब बेनिफिट इक्वल है तो खर्चा भी आपको इक्वल पार्ट्स में दिखाना पड़ेगा। तो जब आप इक्वल पार्ट्स में उसके खर्चे को बाइफरकेट करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट अमाउंट ही रहेगा, सेम अमाउंट हर साल रहेगा। तो फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट इज चार्ज एज डेप्रिसिएशन इन एवरी अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स की पूरी लाइफ टाइम में हम एक फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, एक इक्वल अमाउंट जो रहेगा वही अमाउंट पूरी लाइफ दिखाएंगे, बराबर उतना ही उतना हर साल दिखाते जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन इसको कहने के पीछे रीज़न क्या था कि अगर हम इसको एक ग्राफ पे दिखाएंगे ना, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और टाइम पीरियड अगर आप दोनों को दिखाइए ग्राफ पे, तो आप देखेंगे जो लाइन क्लियर होकर आती है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है। जितना टाइम पीरियड डिवाइड होता जाएगा उतना ही अमाउंट भी रहेगा। तो अगर वो पूरा ग्राफ पे आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। और इसको हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि आप खर्चों की इंस्टॉलमेंट बना रहे हैं और ये जो इंस्टॉलमेंट है ना वो हमेशा इक्वल रहने वाली है। एक तरीके से समझिए, आज आपने वो कोई भी एसेट से मतलब मशीनरी मान लीजिए, आपने इस साल मशीन खरीदी है, ठीक है, आपने मशीन कितने की खरीद ली है, आपने 10,000 की मशीन खरीदी है। तो 10,000 की अगर आपने मशीन खरीदी सपोज करिए, तो इसका मतलब, और ये मशीन 10 साल चलेगी, तो इसका मतलब 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 हम कब तक दिखाएंगे, 10 ईयर्स तक दिखाएंगे। तो ये जो 1,000 का अमाउंट हो गया वो फिक्स्ड हो गया ना, ये इंस्टॉलमेंट जो राइट ऑफ करेंगे हर साल एक्सपेंस में आप दिखाएंगे डेप्रिसिएशन के नाम से, वो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। इज इट क्लियर? इसीलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मैथड भी कहते हैं। तो ये तो गया एसएलएम। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी इसका हम समझा देंगे। जिनको भी जब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने आप जाते हैं ना, तो एक्चुअली देखिए जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला आपने, जैसे मैंने कहा ना कि 10,000 की मशीन थी और 1,000 रुपये का खर्चा आया, 1,000 रुपये में हम डिवाइड करें 10 साल तक, तो आप इसका ट्रीटमेंट समझिए आप क्या करेंगे। बैलेंस शीट में तो आप दिखा देंगे कि मेरा एक एसेट्स है जिसका नाम है मशीनरी, कि अमाउंट कितना दिखाएंगे, 10,000 रुपये का। और इसी पहले साल में आप अपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए रहे होंगे तो क्या दिखाएंगे, 1,000 रुपये का क्या दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन। 10,000 का नहीं दिखाएंगे, 10,000 की मशीन दिखाएंगे अपने बैलेंस शीट में, और 1,000 रुपये का क्या दिखाएंगे, एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, इस 1,000 को उस 10,000 में से डिडक्ट कर देंगे। तो जब नेक्स्ट ईयर होगा तो आपकी बैलेंस शीट में जो फिगर दिखेगी वो कितनी दिखेगी, 9,000। मशीन का फिगर कितना रहेगा बैलेंस शीट में, एसेट्स की वैल्यू कितनी रहेगी मशीन की, 9,000 रहेगी। फिर आप डेप्रिसिएशन दिखाएंगे 1,000 का, फिर वो डिडक्ट हो जाएगा। तो मतलब इसी तरह से एक्सपेंस दिखाते जाएंगे, एसेट्स में से डिक्रीज करते जाएंगे। मतलब दोनों जगह इसका ट्रीटमेंट होगा, एक तो पीएल में जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट, और दूसरा वही डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स में से लेस हो जाता है। ये दोनों ट्रीटमेंट आपको याद रखना ज़रूरी है। अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो मुझे अगर अमाउंट निकालना है कि कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा जो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, तो वो अमाउंट निकालने के लिए क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ दी एसेट्स लिखेंगे माइनस साल्वेज वैल्यू करेंगे। साल्वेज वैल्यू क्या है, हमने डेप्रिसिएशन वाले वीडियो में बता रखा है, पर साल्वेज वैल्यू मतलब रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू मतलब कि अगर मशीन का जब पूरा साल ख़त्म हो गया और एकदम एंड ऑफ द लाइफ अगर हम उसको कभी सेल करेंगे, मतलब बची खुची जो उसकी वैल्यू, अगर उसको रीसेल करेंगे तो जो पैसा मुझे मिल जाएगा ना, उसी को कहते हैं साल्वेज वैल्यू। मतलब एकदम उसकी लाइफ ख़त्म होने के बाद उसकी बचे खुचे चीज़ों को भी अगर हमने सेल कर दिया और जो पैसा मुझे रिकवर हो गया ना, उसी को कहेंगे साल्वेज वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जितना पैसा लगा उसमें से जितना हम एंड ऑफ द लाइफ भी रिकवर कर सकते हैं उसको लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। कितने साल उसकी एसेट्स की लाइफ थी, जब उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 10,000 रुपये की मशीन खरीदी थी। अब 10,000 रुपये की मशीन, मान लीजिए साल्वेज वैल्यू कोई है ही नहीं है, मान लीजिए इस 10,000 रुपये की मशीन को 10 साल की लाइफ है इसकी, और 10 साल के बाद अगर इसको रीसेल करेंगे तो एक भी रुपया नहीं मिलेगा, इसका मतलब साल्वेज वैल्यू 0। तो हम कहेंगे 10,000 माइनस साल्वेज वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी थी 10। तो जब 10,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो अमाउंट कितना आया 1,000। तो हर साल हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिखाएंगे वो कितना दिखाएंगे, 1,000 रुपीज़ दिखाएंगे। कितने साल तक दिखाएंगे, 10 ईयर तक दिखाएंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, तीसरा 10 ईयर तक दिखाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये हो गया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस। अमाउंट निकालने के लिए पैसा कितना अमाउंट जाएगा। पर अगर मुझे इसका रेट कैलकुलेट करना हो कि किस रेट से डेप्रिसिएशन लग रहा है ना, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो जो अमाउंट आया, जैसे मेरा 1,000 का अमाउंट आया ना, तो 1,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100।
क्लियर है। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आप लिखते हैं, कितना अमाउंट आप पीएल में दिखा रहे हैं। अमाउंट कैसे निकलता है, पहले वाले फॉर्मूले से अमाउंट निकाला, डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट कितनी थी मशीन की, वो मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन जब भी कही जा रही है तो कॉस्ट मतलब सिर्फ परचेज करने की कॉस्ट नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने मशीन खरीदी और मशीन को खरीदने के लिए अगर मुझे मान लीजिए 1,00,000 रुपया लगा, पर उसी मशीन को खरीद के ला के जब अपने फैक्ट्री में इंस्टॉल करना था ना, तो उस इंस्टॉल करने के लिए भी मुझे खर्चे लग रहे हैं। तो जब हम कॉस्ट लिखेंगे ना, कॉस्ट ऑफ मशीन, तो सिर्फ 1,00,000 रुपीज़ नहीं लिखेंगे, इस 1,00,000 रुपीज़ में ये इंस्टॉलेशन वगैरह का एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होगा। तो ये पूरी हमारी कॉस्ट बनती है मशीन की। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे होगा। एकदम सिंपल है स्ट्रेट लाइन मेथड। कितना पैसा खर्चा हुआ, मशीन जो भी एसेट्स आपने खरीदा कितने का खरीदा है और कितनी उसकी लाइफ है, डिवाइड करके आप फीचर आपने निकाल लीजिए कि अमाउंट कितना बन रहा है। क्लियर है? अब अगर साल्वेज वैल्यू दी है तो बस उसको लेस करना होगा, बस वही ध्यान रखना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एसेट थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 2.5 लाख रुपए की। उस एसेट्स की लाइफ कितनी थी, 10 ईयर्स की, और नेट रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड टू बी 50,000, मतलब बची खुची वैल्यू अगर 10 साल बाद उसको सेल करेंगे तो 50,000 रुपये वापस पा जाएंगे हम। नाउ द अमाउंट डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एवरी ईयर। अब हमको 10 साल तक डेप्रिसिएशन के नाम से जो खर्चा बुक करना है, जो राइट ऑफ करना है, क्योंकि 2.5 लाख हम इकट्ठे तो दिखा नहीं सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको, क्योंकि 2.5 लाख की मशीन जो खरीदी है, जो एसेट्स खरीदी है, इस एसेट्स का बेनिफिट हमें 10 साल तक मिलेगा। इसीलिए इसके खर्चे को, इस 2.5 लाख रुपये, इसको हमको 10 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ऐसा कौन कह रहा है, एसएलएम, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो हमने इसका कैसे फॉर्मूला निकाला, तो एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है 2.5 लाख रुपये, माइनस सैलवेज वैल्यू कितनी 50,000, डिवाइड बाय 10 कर दिया 20,000। 20,000 मेरा क्या आ गया, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। तो 10 सालों तक हर बार मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहाँ डेप्रिसिएशन का लिखते हैं, एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन लिखेंगे ना, वहाँ डेप्रिसिएशन में अमाउंट कितना दिखाएंगे, 20,000 दिखाएंगे। हर साल कितना दिखाएंगे, 20,000। फिक्स्ड हो गया ये। इज इट क्लियर? तो एसएलएम इसीलिए फिक्स इंस्टॉलमेंट कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट तुम्हारा 20,000 क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, किस रेट से ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए, परसेंटेज बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइड बाय एक्विजिशन कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, 20,000, हर साल 20,000 का खर्चा में बुक करना है, तो 20,000 डिवाइड बाई कॉस्ट कितनी थी 2,50,000, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ गया 8%। इसका मतलब क्या हुआ कि 8% के रेट से आपको डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो अगर क्वेश्चन में सीधा बोला गया कि आप हमें बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कितना अमाउंट दिखाएंगे जबकि एसएलएम का रेट 8% है, तो आप क्या करेंगे, 2.5 लाख रुपए का 8% कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा 20,000। तो हर साल आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 दिखा देंगे। क्लियर है? तो चाहे रेट दिया है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जब रेट भी नहीं दिया है और अमाउंट भी नहीं दिया और आपको निकालना है कि बताइए कितना एसएलएम होगा, तो आप ये तरीका, ये फॉर्मूले से अप्लाई करके आप निकाल लेंगे। इज इट क्लियर? तो एसएलएम के हम मेरिट्स देख लेते हैं। एसएलएम की अगर मेरिट्स की बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, इसीलिए ये प्रैक्टिस में रहता है, पॉपुलर मैथड है। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई जो भी एसेट्स की वैल्यू है ना, वो हम कहाँ तक लेके जाते हैं, उसकी स्क्रैप वैल्यू तक लेके जाते हैं। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो उसकी जीरो वैल्यू तक हम लेके जाते हैं, मतलब उतने तक हम उसको बाइफरकेट कर देते हैं, उतने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, तो पूरी तरीके से ये डेप्रिसिएबल हो जाता है, पूरा खर्चा इसका मिटिगेट हो जाता है। और जो कि यहाँ पे क्या होता है कि जो अमाउंट है वो हर साल क्या होता है, सेम होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको सेम खर्चा दिखाना है। तो अगर आप ये समझिए कि खर्चा तो है ही नहीं है, तो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 20,000 हर साल दिखाना है। अभी 20,000 का खर्चा तो है ही नहीं है, तो आप प्रॉपरली टोटल कर पाते कि प्रॉफिट अगर 80,000 दिख रही है तो 20 और प्लस कर दो, 1 लाख का रियल प्रॉफिट है। क्योंकि अमाउंट फिक्स रहता है तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने में ईजी हो जाता है, कंपैरिजन करने में ईजी हो जाता है। ठीक है? और चूंकि ये एसेट्स क्या होता है, बहुत यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल है? क्योंकि पूरी लाइफ इसमें एक्यूरेट आप कैलकुलेट करते हैं और उतनी लाइफ तक के लिए आप उसको क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? तो जिस भी एसेट्स की लाइफ मतलब आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, उन सभी एसेट्स के लिए ये क्या होता है, अच्छा मेथड कहलाता है। क्लियर है? और हम आपको बता दें कि हमारे स्टैंडर्ड्स में ना एसेट्स की लाइफ कितनी है इसके रिगार्डिंग भी रूल्स बताए गए हैं कि किसी भी एसेट्स की लाइफ कितनी होगी वो भी मेंशन किया गया, और कुछ एसेट्स के रिगार्डिंग उनका परसेंटेज, मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, वो रेट भी फिक्स कर दिया गया है कि इस तरह का अगर ये आपका नेचर ऑफ एसेट्स है तो उस पर इसी रेट का डेप्रिसिएशन लगाइए आप। राइट? तो ये
ये भी चीज़ें क्लियर हो गया। फिर भी अगर रेट फिक्स कर दिया गया तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि SLM लगाएं या WDV लगाएं, मतलब वही रेट से इक्वल बार बार लगाते चले जाएं या फिर हम WDV मेथड अडॉप्ट करें। तो इसीलिए मेथड हमें जानना ज़रूरी है। और अगर हम डिमेरिट्स की बात करते हैं तो डिमेरिट्स क्या क्या है इसके, तो देखिए एक तो ये जो एजम्पशन है ना कि जो भी एसेट्स है वो इक्वली अपनी पूरी लाइफ यूज़ होता है, तो ऐसा तो नहीं है ना, कोई भी ऐसे जब नया खरीदे तो ज़्यादा अच्छे से वो वर्किंग करता है, पर जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है उसकी जो यूज़फुलनेस है ना वो कम होती जाती है। तो आप कह रहे हैं कि हमेशा इक्वल यूज़फुल रहेगा, ये एजम्पशन ही गलत है। इक्वल यूज़फुल है इसीलिए तो अपने खर्चों को भी इक्वल डिवाइड किया है, तो इसीलिए ये मेथड थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसकी जो एजम्पशन का बेस है ना वो गलत हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जैसे जैसे टाइम बीतता है ना तो मशीन्स को रिपेयर कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो जब रिपेयर कराने की ज़रूरत पड़ेगी तो जो खर्चा है ना वो बढ़ जा रहा है, रिपेयर की वजह से खर्चे बढ़ जाते हैं, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी सेम थोड़ी होना चाहिए, वो भी इंक्रीज़ करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये उनका मतलब है कि भाई रिपेयर, अगर आप कहते हो कि इस कॉस्ट में डेप्रिसिएशन का मतलब खर्चा प्लस रिपेयर इंक्लूड है और वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मशीन पुरानी होगी उसका यूज़ बढ़ेगा, उसको रिपेयर और ज़्यादा लगेगा तो खर्चा और बढ़ेगा, तो फिर वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए ना कि कांस्टेंट में होना चाहिए। इसके डिमेरिट्स हो जाते हैं, क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, दैट इज़ योर WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जो कॉन्सेप्ट मैंने बिल्ड किया है कि परसेप्शन याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं खर्चा बुक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं कि बुक वैल्यू क्या होती है, भाई हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा दिखाइए, फिर उसी खर्चे को अपने बैलेंस शीट के एसेट्स में से लेस कर देना पड़ता है, तो हमेशा बुक वैल्यू चेंज होती जाएगी। यहाँ पे ये एसेट सिर्फ इसी बात पे फोकस करता है, इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज़ को हम समझेंगे। रिटन डाउन वैल्यू मतलब हर साल वैल्यू क्या हो रही है, रिटन डाउन हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड में हम डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं, एसेट्स की बुक वैल्यू पे। ध्यान रखिए बुक वैल्यू कहा जा रहा, वहाँ SLM में हमेशा कॉस्ट की बात करी गई, तो भाई हमने पहली बार जितने में खरीदा था ना उसी पे हमने सब कुछ काम कर लिया था। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एसेट्स की बुक वैल्यू मतलब अगर मशीन 10 साल चलेगी तो 10 साल में हर साल उसकी बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू अलग दिखेगी, तो हर साल बुक वैल्यू पे लगेगा, ठीक है। मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपकी बैलेंस शीट में उस पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू कितनी है उसी वैल्यू पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। किस पे लगाना है, जो बैलेंस शीट में वैल्यू आपको हर साल दिख रही है ना उस वैल्यू पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इज इट क्लियर। सो ये ऐसा जो है मतलब कि बुक पे लगाया जाता है, तो इसी वजह से क्योंकि बुक वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, हर साल डेप्रिसिएशन का लगा रहे हैं आप, हर साल डेप्रिसिएशन का खर्चा दिखा रहे हैं, तो बुक वैल्यू हर साल क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जब बुक वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो हर साल डेप्रिसिएशन भी तो डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप कहते हैं कि मुझे 10% के रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है, तो पहले साल मशीन अगर 1 लाख की थी तो 10% का रेट से अगर आपने लगाया, बैलेंस शीट में मशीन कितने की दिख रही है, 1 लाख की, तो अगर 10% के रेट से लगाया तो कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा, 10,000 आ गया। तो 1 लाख का 10% अगर हमें लगा दिया तो 10,000 डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। तो पहले साल तो हमने एसेट दिखाया भाई कि 1 लाख की एसेट थी, 10,000 रुपये का हमने खर्चा बुक कर दिया। जब नेक्स्ट ईयर जाएगा तो हमारी वैल्यू कितनी जाएगी, 1 लाख में से ये 10,000 जो हमने खर्चा बुक किया था उसको डिडक्ट करना होगा, बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो अब बुक में कितनी वैल्यू दिखेगी, 1 लाख की जगह कितनी दिखेगी, 10,000 लेस हो जाएगा, 90,000 की दिखेगी। अब अगर 10% का रेट है तो अब इस बार कितने पे लगेगा, बुक वैल्यू कितनी दिख रही है, एसेट्स बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू कितनी दिख रही है, 90,000 ना कि 1 लाख। अब इस पे 90,000 पे 10% लगेगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 9,000 आ गया, राइट। तो आप देखिए अब इस बार PL में कितना खर्चा दिखाएंगे, 9,000 दिखाएंगे, फिर इस 9,000 के अगेन 90,000 से लेस कर देंगे। कहने का मतलब कि बुक वैल्यू हर साल क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। किस वजह से कम हो रही है, क्योंकि जितना भी आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिखा रहे हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, उसी अमाउंट को आप हर साल अपने एसेट में से लेस भी कर दे रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन दिखाने की वजह से आपका अमाउंट बुक वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती जा रही है, और उसी बुक वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी हर साल कम होता जाएगा। 10,000 था फिर 9,000 हो गया, फिर और कम होगा, क्लियर है। तो इसी वजह से इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, क्योंकि हर साल जो बैलेंस है वो रिड्यूस होता चला जा रहा है। इज इट क्लियर। तो WDV मेथड हमेशा बुक वैल्यू पे लगता है, क्योंकि बुक वैल्यू हर बार डिक्रीज होती है क्योंकि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते देते हैं उसमें से, तो इसीलिए हमेशा जो है डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी डिक्रीज होता जाएगा, इसीलिए इसको डिक्रीजिंग मेथड भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं।
तो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन रिड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, कम होता चला जाएगा, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट कहते हैं या डिमिनिशिंग वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फिक्स नहीं है, हर साल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या हो जा रहा है, हर साल पीएल में जो अमाउंट जाएगा डेप्रिसिएशन के नाम से वो कम होता चला जाएगा। क्लियर है। तो दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द एजम्पशन दैट द बेनिफिट एक्रूइंग टू द बिजनेस फ्रॉम एसेट्स कीप्स ऑन डिमिनिशिंग एज द एसेट्स बिकम ओल्ड। तो इसका एजम्पशन क्या था, उनका एजम्पशन था कि हर साल इक्वल यूज होगा। ये क्या कहते हैं कि जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी ना, उसकी यूजफुलनेस भी होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो इसीलिए उसका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी है वो भी हमें कम करना पड़ेगा। क्लियर है। तो बट ऑब्वियसली बात है, नई मशीन ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, कम जो पुरानी मशीन हो जाती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, इसीलिए ये मेथड जो है बहुत लॉजिकल लगता है। क्लियर है। और WDV मेथड ही ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में भी। तो सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने डेप्रिसिएशन के इस मेथड को डिफाइन किया है। अब हम बात करते हैं WDV मेथड का, जो हमने बात करा ना कि कैसे डेप्रिशिएट करती है, इसके तरीकों का एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए 2 लाख की मशीन थी और जो डेप्रिसिएशन का रेट आपको चार्ज करना है 10% चार्ज करना है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। अब देखिए, अगर SLM होता तो 2 लाख का 10% आप निकाल देते, 20,000 रुपये आ गया। अब 20,000 रुपये आप हर साल दिखाते, जितनी भी उसकी लाइफ है, आप वही 20,000 रुपीज़, मान लीजिए 10 साल है तो उसी तरह से दिखाते आप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब यहाँ पे बात क्या कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे आपको WDV से करना है, तो हम क्या करेंगे, WDV क्या कहते हैं, बुक वैल्यू पे दिखाइए। तो पहले साल क्या होगा, आप देखिए, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर क्या होगा, 2 लाख हो जाएगा। तो 2 लाख का हमने 10% निकाल दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। अब इस 20,000 का हमने क्या करना है, पहले साल की वैल्यू तो भाई 2 लाख हो गई। अब 2 लाख में हमने डेप्रिसिएशन का भी दिखा दिया, 20,000 का PL में डेप्रिसिएशन दिखा दिया। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट जब दिखाएंगे तो अपनी एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, 2 लाख में से 20,000 को लेस कर देंगे। तो हमारी एसेट्स की वैल्यू कितनी दिखेगी, 1,80,000 की। 2 लाख की एसेट्स खरीदी थी, पर एक्चुअली ईयर एंड में उसकी वैल्यू कितनी है, 1,80,000 है। जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में वो एसेट्स कितने की दिख रही होगी, 1,80,000 की दिख रही होगी। अब आपको क्या पता है कि बुक वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन लगाना है, तो जो बुक में वैल्यू कितनी दिख रही है, 1,80,000, तो 10% का डेप्रिसिएशन हम किस पे लगाएंगे, 1,80,000 पे। कितना आ गया, 18,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट कितना जाएगा, 18,000 जाएगा। फर्स्ट ईयर कितना गया था, 20,000, नेक्स्ट ईयर कितना गया, 18,000। अब ये 18,000 को क्या करेंगे, ईयर एंड में 1,80,000 से डिडक्ट कर देंगे, तो वैल्यू कितनी दिखेगी, 1,62,000। थर्ड ईयर पे जो बुक वैल्यू दिख रही होगी वो कितनी दिख रही होगी, 1,62,000। अब 1,62,000 का 10% निकालेंगे, फिर उसको फिर डिडक्ट कर देंगे। तो आप देखिए, इस मेथड से देख लीजिए कि हर साल बैलेंस शीट में जो एसेट्स की वैल्यू है ना, वो कम होती जा रही है। 180, 160, 162, मतलब आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। और उसकी वैल्यू क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हर साल जो आप खर्चा बुक कर रहे हैं ना PL में, वो कम होता जा रहा है। पहले 20,000, फिर 18,000, फिर 16,200, तो अमाउंट भी डेप्रिसिएशन का डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए इसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ तो क्लियर ईजी क्यों हो गया, क्योंकि आपके पास परसेंटेज गिवन था, आपको पता कि 10% से निकालना है, तो आपने फटाफट क्या कर दिया, रेट निकाला और उसको माइनस कर करके अपना अमाउंट निकाल दिया। ठीक है, ये तो इजी है। पर अगर क्वेश्चन में आपको ये रेट ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे WDV में, तो फिर फॉर्मूला जो बनता है WDV का, वो किसके लिए बनता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए। कि WDV मेथड से अगर मुझे कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन का अमाउंट या डेप्रिसिएशन का रेट पता करना है, क्योंकि अमाउंट कैसे निकलेगा, रेट से निकलेगा, क्योंकि अमाउंट तो फिक्स है ही नहीं है ना, तो हम अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं, हमें रेट निकालना पड़ेगा। उसी रेट से हर बार अमाउंट बदलता चला जाएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट रेट है, जबकि SLM में अमाउंट भी चलेगा और रेट भी चलेगा, क्योंकि अमाउंट जो है वही रेट बने आएगा आपका, तो वहाँ कोई मैटर नहीं करता। पर यहाँ मैटर क्या करेगा, रेट। तो हमें रेट निकालना आना चाहिए। रेट कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो गया, 1 - S/C होल पावर 1/n। क्लियर है। इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जाता है कि 1 - n टू द पावर मतलब आपका अंडररूट S/C मल्टीप्लाई बाई 100। तो चाहे इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए, आप फॉर्मूला दोनों में से किसी तरह से भी लिख सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे ये भी हम इसी वीडियो में इसको समझा भी देंगे। तो देखिए, R मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना चाह रहे हैं। अब एन कहते हैं कितनी लाइफ एसेट्स की, 10 साल चलेगी, 5 साल चलेगी। लाइफ ऑफ एसेट्स जो है वो 1/n जो कर रहे हैं, या एन जो दिखा रहे हैं वहाँ पे हमको लाइफ लिखनी होगी। एस मतलब स्क्रैप वैल्यू, आपके एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू कितनी है। और सी मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ दी एसेट्स। कॉस्ट ऑफ दी एसेट्स मतलब जब आपने एक्वायर किया था। भाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पहले साल ही तो निकालोगे, पहले साल निकालोगे, फिर उसके बाद बुक वैल्यू पे लगाते चले जाओगे। एक बार अगर आपको रेट मिल गया कि 10%, तो पहले बार आपने डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाला, नेक्स्ट
नेक्स्ट ईयर उसको लेस कर दिया, फिर लेस किया, फिर लेस किया, तो अमाउंट अब आपका निकलता चला गया। तो पहले साल निकाल रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। क्लियर है। एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक ट्रक थी जिसको हमने खरीदा 9 लाख रुपीज़ में, ठीक है, और ये जो ट्रक है ना, इसकी सैलवेज वैल्यू 50,000 की है। कब? 16 साल के बाद, मतलब इसकी लाइफ कितनी हो गई? 16 साल हो गई। 16 ईयर्स इसकी लाइफ है, यूजफुल लाइफ। 50,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू हो गई। कॉस्ट जब मैंने खरीदी थी तो कितने का खरीदी? 9 लाख की खरीदी। तो आप मुझे WDV मेथड से बताइए कि कितना डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा। ठीक है, WDV मेथड से आपको डेप्रिसिएशन का रेट बताना है। क्लियर है। अब आप अगर अमाउंट पूछता तो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का अमाउंट उसी बेसिस पे आप निकाल के कैलकुलेट करके दिखा सकते थे। तो सबसे पहले रेट निकालना देखते हैं। तो अब देखिए फॉर्मूले पे अगर मैंने पुट किया तो 1 माइनस लाइफ कितनी थी? 16 ईयर्स, अंडर रूट लगाया, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 50,000, कॉस्ट कितनी है? 90,000 की है, मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेट परसेंटेज में आता है, इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बाकी तो क्वेश्चन हो गया, और 100 आपका क्या हो गया? परसेंटेज। अब एग्जैक्टली इसका आंसर कितना आएगा? 16.6% आएगा। पर क्वेश्चन क्या होता है कि अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि ये लिखना, फॉर्मूला लिखना तो ठीक है, पर एग्जाम में इसको सॉल्व करना क्या है, वो टेक्निक है। तो देखिए मैं एकदम सिंपल टेक्निक आपको कैलकुलेटर की बताऊंगी। कैलकुलेटर के यूज़ करने से आप इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स मेंशन कर दे रही हूँ, आप अपने कैलकुलेटर को उठाइए और सेम स्टेप्स को आपको बस फॉलो करना है। आप इजीली इसको कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। कैलकुलेटर में क्या सीखेंगे आप ये भी समझ लीजिएगा। देखिए 1 माइनस ये जो पूरा 16 अंडर रूट 50,000 डिवाइड बाई 9 लाख है ना, इसकी वैल्यू ये 0.83 जो आ रही है वो कैसे आ रही है ना, यही अमाउंट, ये 0.834 या 835 जो आपका आता है, ये अमाउंट कैसे आता है ना, यही कैलकुलेट करना आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आप वन से तो माइनस करना आप जाएंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 क्यों, रेट में निकालना है, तो बाकी तो कुछ नहीं है। तो ये 0.84 आता कैसे, ये 16 अंडर रूट सॉल्व कैसे होता है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, पहला स्टेप क्या होगा, पहले अंदर का सॉल्व कर लीजिए। 50,000 डिवाइड बाई 9 लाख, अपने कैलकुलेटर में 0 सेट करके, मतलब अपना सेट करिए और स्टार्ट करेंगे। 50,000 लिखेंगे, डिवाइड लगाएंगे, 9 लाख लिखेंगे, इक्वल करेंगे। आंसर आपके अब अभी और कुछ मत करिए। इक्वल प्रेस करने के बाद जो वैल्यू आपको दिख रही है उस वैसे ही रखिए। फिर आप क्या करिए, अंडर रूट का साइन देखिए, आपकी कैलकुलेटर पे होगा। अंडर रूट के साइन को 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह 12 टाइम प्रेस करिए कंटिन्यू। 1 2 3 इस तरह 12 टाइम्स आपको अंडर रूट के साइन को प्रेस करते रहना है। ठीक है, काउंटिंग करते हुए प्रेस कर दीजिएगा। जैसे 12 टाइम आपने प्रेस कर दिया, अब वहाँ पे एक वैल्यू दिख रही होगी। ठीक है, आपको और कुछ प्रेस नहीं करना है। आपको जो भी वैल्यू आपके स्क्रीन पे दिख रही है, अब आप क्या करिए, प्रेस करिए अपने कैलकुलेटर में माइनस का साइन एंड देन 1 प्रेस कर दीजिए, माइनस देन 1। ठीक है, अब जो कुछ भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे ही दिखने दीजिए, कुछ मत करिए। फिर आप क्या करिए, अपने कैलकुलेटर में जहाँ डिवाइड का साइन लिखा है ना, वहाँ पर डिवाइड वाले साइन को प्रेस कर दीजिए। डिवाइड के साइन को प्रेस करने के बाद कितना था, 16 लाइफ थी ना, 16 प्रेस कर दीजिए। राइट, हमने क्या किया, डिवाइड का साइन प्रेस किया और फिर क्या प्रेस कर दिया, 16 प्रेस कर दिया। जो भी लाइफ हो, अगर वहाँ 8 होता तो हम 8 प्रेस कर देते, 5 होता तो 5 प्रेस कर देते, जो भी वहाँ पे होगा, जो भी लाइफ होगी वो लाइफ हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे। अब जो वैल्यू आपके सामने दिख रही है, अब आपको कुछ और नहीं प्रेस करना है, सिर्फ +1 प्रेस कर देना। पहले प्लस फिर 1 प्रेस कर दीजिए। +1 आपने प्रेस कर दिया। अब आपकी स्क्रीन पे सिर्फ +1 दिख रहा होगा, मतलब 1 दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है। आपने इक्वल प्रेस कर देना। अब एक वैल्यू दिख रही होगी आपको, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपके कैलकुलेटर में जो मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई का साइन, पहले एक बार मल्टीप्लाई का साइन दबाइए, प्रेस करिए और फिर इक्वल का साइन। मल्टीप्लाई इक्वल 1 टाइम, मल्टीप्लाई इक्वल 2 टाइम, मल्टीप्लाई इक्वल 3 टाइम, मल्टीप्लाई इक्वल 4 टाइम। इस तरह से मल्टीप्लाई और इक्वल करते हुए 12 बार आप करिएगा, 12 टाइम्स, और आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर। देखिए ये देखने में ज़्यादा बड़ा लगा, लेकिन एक बार कैलकुलेटर पे आप प्रैक्टिस करके देखिए, ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। और अगर आप मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है और आपको ये कैलकुलेशंस आती हैं, अंडर रूट वगैरह सॉल्व करना, तो आप उस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। तो जिन्हें नहीं आती है और कैलकुलेटर की हेल्प से करना चाहते हैं, उनके लिए ईजी वे है कैलकुलेट करने का। ठीक है, क्योंकि कई एग्जाम्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो जो हमारा 12 डिजिट का नॉर्मल कैलकुलेटर होता है ना, उस कैलकुलेटर से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं इन स्टेप्स के थ्रू, और ये काफ़ी इजी है। पहले आप अपना डिवाइड वाला कर दीजिए, फिर अंडर रूट आपको 12 टाइम्स डिवाइड करना है, फिर पहले -1 कर दीजिए। -1 करने के बाद आप अपना डिवाइड करके अपनी लाइफ ले लीजिए, और उसके बाद चूंकि आपने पहले -1 कर दिया था, +1 कर दीजिए आप, फिर इक्वल प्रेस करके मल्टीप्लाई इक्वल 12 टाइम्स कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे ही आंसर
आ गया उसको 1 माइनस से लेस कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूले में था 1 माइनस और बाकी पूरा फॉर्मूला, इसीलिए अब हमको 1 में से वो फिगर लेस करनी होगी। अब जो आया उसको मल्टीप्लाई बाई 100 करके रेट में आंसर आ गया। तो आंसर कितना निकला? 16.6%। इसका मतलब WDV में 16.6% की रेट से आपको कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट ईयर 9 लाख का 16.6% निकालेंगे, जो अमाउंट आएगा वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट बनेगा, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में हम क्या करेंगे, 9 लाख में से उसी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को लेस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी अब उस वैल्यू पे नेक्स्ट ईयर 16.6% फिर से चार्ज करेंगे उसी बुक वैल्यू पे। अब जो अमाउंट आएगा फिर वो PL में दिखाएंगे, ईयर एंड पे अगेन उस पर निकालेंगे। बस यही प्रोसेस चलता रहेगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।